let us talk about the microsporogenesis. इसका मतलब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में we have just studied the structure of anther. Can you see this green highlighted part? Structure of anther is over. जब structure of anther over हो गया है, तो अब एंथर के अंदर स्टडी करने के बाद हमको ये पता चला कि there is a sporogenous tissue. ये जो स्ट्रक्चर है एंथर का, है ना, तो यहाँ पे there is a sporogenous tissue. ये जो सेंटर है यहाँ पे there is a sporogenous tissue रहता है. Sporogenous tissue means what? Sporogenous tissue का मतलब होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है sporogenous tissue. Sporogenous tissue का मतलब क्या होता है? It is a spore. Genus का मतलब होता है generating. Spore generating tissue. इसका नाम इसका काम बताता है, ये स्पोर को जनरेट कर जाता है. यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसका नाम इसका काम बताता है, ये स्पोर को जनरेट कर जाता है, इसलिए तो दुनिया इसको स्पोरोजेनस टिश्यू कह जाता है ना. So now we gonna talk about in this particular lecture हम लोग B aspect के बारे में बात करने वाले हैं, and B aspect is called as a microsporogenesis. Now please understand what is microsporogenesis. Microspore मतलब microspore, genus genesis का मतलब होता है formation of the microspore is called microsporogenesis. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस कहलाता है जिसमें माइक्रोस्पोर देखो बन जाता है. जैसा माइक्रोस्पोर बनाने वाले प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं. मतलब इसमें डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन होगा, पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर. नाउ हु इज गोइंग टू परफॉर्म दिस फंक्शन? Who is going to perform this function? This function is going to be performed by the sporogenous tissue. It is going to be performed by the sporogenous tissue. ठीक है, sporogenous tissue ये function perform करेगा. आपको ये understand करना चाहिए कि ये कैसे ये perform करेगा, और उसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं. So let us talk about it. Transform sporogenous tissue में, स्पोरोजेनस टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यू. ये सेल ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं. किसमें हो जाते हैं? ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं. ट्रांसफॉर्म होने का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्म होने का मतलब होता है परिवर्तित हो जाना, या चेंज हो जाना, या मॉडिफाई हो जाना. लोग बदलते क्यों हैं? लोग मॉडिफाई क्यों होते हैं? दे कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी एनिमल या कोई भी बॉडी का सेल या कोई भी इंसान मॉडिफाई होता है अपने स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. So they get transformed into a microspore mother cell. किसमें ट्रांसफॉर्म होता है? MMC. रिपीट करो, MMC. MMC का मतलब यहाँ पे ये पाया जाता है, MMC का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इट इज नथिंग बट द माइक्रोस्पोर मदर सेल. माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसका नाम इसका काम बताता है, ये माइक्रोस्पोर को जनरेट कर जाता है. इसका नाम इसका काम बताता है, ये माइक्रोस्पोर को जनरेट कर जाता है, इसलिए हम इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसलिए हम इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं. आई थिंक कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर. आगे बढ़ते हैं हम लोग. नाउ एवरीबॉडी विल फोकस हियर. वन ऑफ द सेल ऑफ द या फ्यू सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस सेल्स या ऑल सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस सेल्स जो होते हैं, दे ट्रांसफॉर्म, वो ट्रांसफॉर्म होके एमएमसी बनाते हैं. MMC is nothing but the microspore mother cell. It is nothing but the microspore mother cell बनाते हैं. और जैसे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है, इसका दूसरा नाम भी दिया जाता है. माइक्रोस्पोर मदर सेल ये माँ है. ये किसकी माँ है? ये पोलन की माँ है, इसलिए इसका दूसरा नाम है पोलन मदर सेल. देखो, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसका नाम इसका काम बताता है, ये माइक्रोस्पोर को जनरेट कर जाता है. पोलन मदर सेल, इसका नाम भी इसका काम बताता है, क्योंकि ये पोलन की माँ है, पोलन को जनरेट करती है, इसलिए हम इसको पोलन मदर सेल बोलते हैं. आगे बढ़ते हैं. अब ये जो पोलन मदर सेल होता है या ये एमएमसी होता है, ये 2n रहता है. सभी को मैंने बताया हुआ है कि 2n का मतलब क्या होता है. 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड. 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड, और डिप्लॉयड का मतलब होता है टू सेट ऑफ क्रोमोसोम.
टू सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग डिप्लॉइड बोलते हैं। एक सेट मम्मी से आता है और एक सेट पापा से आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये मियोसिस करेगा। यस, क्या करेगा? मियोसिस। मियोसिस का रूल क्या मिश्रा सर ने बताया? मियोसिस का रूल मिश्रा सर ने बताया 1 2 का 4। 1 2 का 4 का मतलब क्या होता है? 1 2 का 4 का मतलब होता है 2n से n। रिपीट, 1 2 का 4 का मतलब होता है 2n से n। मतलब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है। कौन बनता है? डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं 2n का n। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर। यस सर। सो यहाँ पे एक सेल डिवाइड होके जब 4 सेल देता है तो हम इसको मियोसिस बोलते हैं। और इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो रिड्यूस टू हाफ होता है। अगर पेरेंटल सेल में 2n है तो डॉटर सेल में n आएगा। पेरेंटल सेल में 4n है तो डॉटर सेल में 2n आएगा। पेरेंटल सेल में 10n है तो डॉटर सेल में 5n आएगा। मतलब जो भी पेरेंटल सेल में रहेगा उसका 50% हो जाएगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हम लोग। तो ये जो मियोसिस है इसका काम क्या होता है? ये जो मियोसिस है इसका काम होता है टू फॉर्म द स्पोर। स्पोर को ये बनाता है। किसको बनाता है? स्पोर को बनाता है। इसलिए दुनिया इसको स्पोरिक मियोसिस बोलता है। स्पोरिक मियोसिस जो स्पोर बनाता है, बोलो, रिपीट करना यार। स्पोरिक मियोसिस जो स्पोर बनाता है, गैमेटिक मियोसिस जो गैमेट बनाता है, जाइगोटिक मियोसिस जाइगोट में हो जाता है। यस सर, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। सो ये स्पोरिक मियोसिस है, ये स्पोर बनाएगा और वो स्पोर को हम माइक्रोस्पोर बोलते हैं। क्या स्पोर बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। अरे माइक्रोस्पोर क्यों बोलते हैं? अरे माइक्रोस्पोर इसलिए बोलते हैं कि माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, स्पोर का मतलब स्पोर होता है। स्मॉल स्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर। स्मॉल स्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर। यस सर, इज दैट क्लियर? पक्का? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये स्पोरिक मियोसिस करेगा और स्पोरिक मियोसिस के बाद, स्पोरिक मियोसिस करेगा और स्पोरिक मियोसिस के बाद व्हाट इट गोइंग टू डस, इट गोइंग टू ये 4 सेल बनाएगा। 1 2 का 4 मतलब ये 4 सेल बनाएगा। 4 सेल बनता है तो हम इसको बोलते हैं टेट्राड। क्या बोलते हैं हम इसको? टेट्रा। देखो, मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4। सो इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राड। व्हाट वी कॉल इट एज अ टेट्राड स्ट्रक्चर। अब ये टेट्राड स्ट्रक्चर है और लेटर ऑन ये जो टेट्राड स्ट्रक्चर है ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। जैसे ही ये सेपरेट हो जाएगा, अब ये जो टेट्राड स्ट्रक्चर है, मतलब ये आपको क्लियर हो गया है अभी? आई थिंक यहाँ से लेके ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। टेट्राड जैसे ही बन गया है, टेट्राड जैसे ही बन गया है, ये अभी लेटर ऑन सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होके 4 अलग अलग सेल बन जाएंगे। लेकिन वो 4 सेल बनने से पहले, वो 4 सेल बनने से पहले इनका ना टेट्राड जो बनता है ना, उसके टेट्राड के टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे हैं? देयर आर 5 वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है जो बनते हैं। कितने? 5 इंपॉर्टेंट टाइप। पहला टेट्राड क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राड। क्या बोलते हैं हम इसको? टेट्राहेड्रल टेट्राड। यस सर। अगर आपके कमरे में कोई भी स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर के चारों एंड घर के कॉर्नर को फेस करते हैं, है ना, तो उसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। टेट्राहेड्रल, जब मैंने आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, यस सर, केमिस्ट्री में नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में जब मीथेन का टेट्राहेड्रल टेट्राड स्ट्रक्चर बताया था, तो उसमें एक ऑर्बिट, जो 4 ऑर्बिट है, वो चारों डायरेक्शन में मूव होते हैं। याद है आपको? इज दैट क्लियर? तो उसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राड। पक्का? सो ये टेट्राहेड्रल टेट्राड स्ट्रक्चर है। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये बड़ा ही कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि नीट आपको या बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा गया कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेट्राड कौन है, तो आपको बोलना है टेट्राहेड्रल टेट्राड है। बोर्ड एग्जाम में बाकी की जो चारों टाइप है वो नहीं है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। यस सर। तो आपको ये हमारा चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपकी बोर्ड की किताब भी पढ़नी है, ताकि यू शुड गेट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि क्या एक्स्ट्रा है और क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। यस सर। ओके। सो ये हम लोग बोलते हैं अभी आइसो बायलैटरल।
देखो अभी आप लोग कुछ बच्चे पूछते हैं कि टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल में तो एक सेल, दो सेल और तीन सेल ही दिखाई दे रहे हैं, चौथा सेल कहाँ पे दिखाई दे रहा है? तो चौथा सेल जो होता है ना वो पीछे है, आईपैड के पीछे है, मतलब यहाँ पे इसके बैक साइड में, यू अंडरस्टैंड, इसके बैक साइड में। जैसे यहाँ पे तीन आपको दिखाई दे रहा है, ये एक, ये दो, देखो एक सेल, दो सेल, तीन सेल। तो जो जो चौथा सेल होगा, द फोर्थ सेल इज गोइंग टू बी दिस साइड। इज दैट क्लियर? पक्का? आई थिंक यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। पक्का? वेरी गुड। तो टेट्राहेड्रल टेट्राहेड में एक टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर को, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड को टू डायमेंशनल के लेवल पे आप इसके एट अ मोमेंट, एट अ गिवन मोमेंट आप तीन सेल ही देख सकते हो, यू कैन नॉट सी द फोर्थ सेल। क्लियर कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर? तो इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राहेड, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप। देन आइसोबाइलेटरल है। आइसोबाइलेटरल का मतलब क्या होता है? आइसोबाइलेटरल का मतलब ये होता है कि देयर इज अ आइसोबाइलेटरल, आइसो का मतलब होता है सिमिलर, आइसो का मतलब होता है सिमिलर, बाय का मतलब होता है टू, लेटरल का मतलब होता है साइड। रिपीट, आइसो का मतलब होता है सिमिलर, बाय का मतलब होता है टू, लेटरल का मतलब होता है साइड। टू आइडेंटिकल साइड क्या बोलते हैं? टू आइडेंटिकल साइड और टू इक्वल साइड इज कॉल्ड आइसोबाइलेटरल। किंगडम एनिमेलिया में हमने बायलैटरल सिमेट्री सीखी हुई थी, ये बायलैटरल सिमेट्री का एग्जांपल है। मैंने ये लाइन मारा, ये लाइन के एक साइड में दो सेल है और दूसरे साइड में भी दो दो सेल्स हैं। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। यस सर, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता जा रहा है? 100%? गुड। तो ये आइसोबायलैटरल है। देन डेकुसेट है। डेकुसेट मतलब एक ऊपर एक नीचे, बीच में आए दो सेल, एक सेल ऊपर रहेगा, एक सेल नीचे रहेगा और बीच में आएगा दो सेल, तो इसको हम डेकुसेट बोलते हैं। वी कॉल इट एज अ डेकुसेट टाइप ऑफ अरेंजमेंट। 1 2 3 4 लीनियर अरेंजमेंट हम इसको बोलेंगे। वी कॉल इट एज अ लीनियर अरेंजमेंट। देन देयर इज अ 2, देन 1, देन 1। तो ऐसी कुछ लाइन बन गई है। सो कैन यू सी दिस पर्टिकुलर लाइन? देखो यहाँ पे दो हो गए तो ऐसी लाइन बन गई, और नीचे दो है तो ऐसी लाइन बन गई। तो ये आपको कौन सा अल्फाबेट दिखाई दे रहा है? टी अल्फाबेट दिखाई दे रहा है। कैन यू सी द टी अल्फाबेट? सो इसको हम लोग टी शेप बोलते हैं। यस सर। हु इज द मोस्ट कॉमन? टेट्राहेड्रल इज द मोस्ट कॉमन, टेट्राहेड्रल इज द मोस्ट कॉमन। ऐसा नीट ने आपको अगर पूछ दिया बाय मिस्टेक, नीट ने अगर आपको ऐसा पूछ दिया कि टेट्राहेड्रल तो मोस्ट कॉमन है, ये बात तो हमको पता चली गई है। यस सर। लेकिन नीट ने आपको आपको थोड़ा सा पूछ दिया कि ऐसा कौन सा प्लांट है, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें ये पांचों टाइप के अरेंजमेंट पाए जाते हैं। देन यू हैव टू स्पीक ऑफ एलिस्टोलोचिया। एलिस्टोलोचिया इज एन एग्जांपल जिसमें पांचों टाइप के पांचों टाइप पाए जाते हैं। ऑल द 5 टाइप्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। आगे बढ़े। ओके। In most cases, all the four pollen remain attached, forming the compound pollen grain. Yes, sir. तो देखो ना, एक मिनट रुको पहले। ये जो सभी सेल है ना, ये सभी सेल, all these cells are going to be attached with each other by a intercellular material. Can you see? ये इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर से ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं। यस सर। ये जिस मटेरियल से अटैच रहते हैं एक दूसरे से, वो मटेरियल जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ कैलोस। वो किससे बना होता है बच्चों? इट इज मेड अप ऑफ कैलोस। कैलोस से बना होता है। तो आपको पता चला कैलेस एंजाइम का सिग्निफिकेंट क्या है? कैलेस एंजाइम का ये सिग्निफिकेंट है कि ये कैलोस को डाइजेस्ट करेगा। यस सर। जैसे ही कैलोस डाइजेस्ट होगा, ये जो पिंक कलर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, पर्पल कलर जो भी आप बोलते हो, ये डाइजेस्ट जैसे ही हो जाएगा तो ये चारों पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। चारों माइक्रोस्पोर क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? वेरी गुड। ओके। तो मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ। यस सर। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। टू फॉर्म 4 पोलन ग्रेन फ्रॉम एमएमसी, कितने मियोसिस की जरूरत पड़ती है?
टू फॉर्म 4 पोलन ग्रेन फ्रॉम एमएमसी कितने मियोसिस की जरूरत पड़ती है? हाउ मेनी मियोसिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द 4 पोलन ग्रेन? प्लीज आंसर मी. आपको ये अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि 1 आएगा ना आंसर. 1 इज द करेक्ट आंसर. हाउ मेनी मियोसिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द 4 पोलन ग्रेन? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 meiosis is required to form the 4 pollen grain. I think concept is so simple. What happened to you? Yes, sir. I am asking question. How many meiosis are required to form the 4 pollen grain from 1 mmc? So there will be answer will be 1 meiosis is required. I think concept is clear. If I am going to ask how many meiosis are required to form the 16 pollen grain, so what would be your answer? तो आपको आंसर देते हुए क्या करना है? आपको नाम देना है एक्स. एवरीबडी कैन आंसर, नॉट ओनली 1 or 2 स्टूडेंट. यस सर, दिस कैन बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम आल्सो एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग ऑफ योर कॉन्सेप्ट. यस सर, नाउ फोकस हियर. तो अगर हाउ मेनी मियोसिस आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी एमएमसी आर रिक्वायर्ड, सॉरी, हाउ मेनी एमएमसी आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द 16 पोलन ग्रेन? सो 1 mmc से आपको 4 मिलता है, सो x से आपको 16 मिलता है. यू हैव टू गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. व्हेन यू विल गो फॉर द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आपको ये पता चलता है कि 16/4 आंसर आएगा. दैट इज गोइंग टू बी 4 इज द करेक्ट आंसर. यस सर, आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर. पक्का? तो ऐसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और आपको ये सवाल देना होगा. They can ask how many MMC are required. They can ask how many pollen grains are formed. They can ask how many meiosis are required. They can ask कि they will give you 16 meiosis. They can give you 16 meiosis. Now how many pollen grains are formed? They will ask you this question. 16 meiosis से कितने pollen grain बनेंगे, ऐसा सवाल पूछेंगे. तो क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? तो आपको ऐसे जवाब देना है कि एक मियोसिस से 4 बनता है, तो 16 मियोसिस से कितने बनेंगे? तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज द करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर? दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर. इज दिस 64? डेफिनेटली सही जवाब. पक्का? ओके, सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर टू यू. या, थैंक यू सो मच. ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं. अभी तो हमने पोलन ग्रेन बना दिया है. कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीबॉडी. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आया हुआ है. इन सम केसेस ऑल द 4 पोलन रिमेन अटैच्ड फॉर्मिंग द कंपाउंड पोलन ग्रेन. वो क्या फॉर्म करते हैं? कंपाउंड पोलन ग्रेन फॉर्म करते हैं. एग्जांपल जुंकस, जट्रोपा एंड टाइफा. जुंकस, जट्रोपा एंड टाइफा, ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, यस सर, ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर टाइफा, ये सारे एग्जांपल्स में एग्जैक्टली क्या होता है? ये सारे एग्जांपल्स जितने भी हैं, वो सारे एग्जांपल्स में there is a 4 pollen grain remain attached. पोलन ग्रेन एक दूसरे से अटैच होते हैं, वो सेपरेट होते ही नहीं. अदर एग्जांपल में वो सेपरेट होते हैं. क्लियर है? थैंक यू सो मच. तो मैं समझता हूं कि आपको ये पार्ट क्लियर है. आई एम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट नाउ. हियर वी गो. नाउ फोकस हियर. व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन कैलोट्रोपिस? इन केस ऑफ कैलोट्रोपिस में होता क्या है? All pollen grains of the anther lobe remain united to form the single sac. सिंगल सैक, और ये सिंगल सैक को हम पॉलिनियम बोलते हैं. जैसे स्पोरेंजिया इज द बैगर ऑफ स्पोरर. स्पोरेंजिया का मतलब होता है बैग ऑफ स्पोर. स्पोरेंजिया का मतलब होता है बैग ऑफ स्पोर. जी, उसी तरीके से जैसे स्पोरेंजिया का मतलब होता है बैग ऑफ स्पोर, उसी तरीके से पॉलिनिया का मतलब होता है बैग ऑफ पोलन ग्रेन, है ना. लेकिन ये पोलन ग्रेन ना एक दूसरे से जुड़े रहेंगे. दे विल नॉट सेपरेट.
they will form the sac. Can you see this sac? This is the sac. This is nothing but the bag. And this example, this is seen in case of Calotropis. Calotropis is an example in morphology of flowering plant in so many times. So many times it has become our example. So you should be very clear. All pollen grains of the anther lobe, all pollen grain of the anther lobe remain united to form a single sac called pollinium. Pollinia. Pollinia is a mass of a pollen grain. Pollinia, Pollinia, Pollinia is a mass of pollen grain. Yes, sir. Okay. Now everybody will focus here. तो ये पार्ट हो गया. I think this diagram is very clear to you. Pollinia of Calotropis title भी लिखा हुआ है. It's very clear to you. You have to draw this diagram for the NEET. Now we move on to polyspory. We move on to polyspory condition के बारे में बात करते हैं. There are more than 4 spores in the tetrad. There are more than 4 spores. 4 spores in tetrad. कभी कभी क्या होता है, there are हमने 1 2 का 4 बनाया, 1 2 का 4 बनाया और एक टेट्राड में 4 ही रहेंगे. लेकिन कभी कभी क्या होता है, 1 2 का 4 बनता है और दूसरे स्पोरजिनस सेल से 1 2 का 4 बनता है, बट ये सब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं. इसको हम बोलते हैं पॉलीस्पोरी. more than four spores in a tetrad, as many as 11 microspores are observed in tetrad in Cuscuta. Cuscuta के केस में, Cuscuta ये पैरासाइटिक प्लांट है. हमने कई बार इसको सिखाया हुआ है डाइजेशन चैप्टर में, मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ाया हुआ है इसको. It is a Cuscuta. It is a parasitic plant. So 11 माइक्रोस्पोर इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, तो इसलिए ये पॉलीस्पोरी का कंडीशन अप्लाई करता है. पॉली मतलब मैनी, स्पोरी मतलब स्पोर, मैनी स्पोर, पॉली स्पोर. आई थिंक कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर. थैंक यू सो मच. आगे बढ़ते हैं हम लोग. देन वी मूव ऑन टू सी पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में बात करेंगे. अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में, एंड दिस नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. फर्स्ट पार्ट क्या सीखा हुआ था हमने, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर सीखा हुआ था. सेकंड पार्ट क्या सीखा हुआ था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सीखा हुआ था. थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. इट इज सो फैंटास्टिक. हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में. लेट अस डिस्कस. ये ग्लोबुलर इन आउटलाइन होता है. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस एंड देन टॉक अबाउट इट. पक्का? हियर वी गो. आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन है. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन. अब ये जो पोलन ग्रेन होता है, इसमें आउटर वॉल होता है, इसको हम एक्साइन बोलते हैं. देयर इज अ इनर वॉल आल्सो, उसको हम एंटाइन बोलते हैं. सो देयर इज एक्साइन एंड देयर इज एंटाइन. एक्साइन और एंटाइन दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो आपको अंडरस्टैंड करना है. अब आप ये समझिए कि दोनों वॉल को एक साथ हम स्पोरोडर्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्पोरोडर्म. स्पोरो मतलब स्पोर, डर्म मतलब लेयर, डबल स्पोर का लेयर. सॉरी, स्पोरो मतलब स्पोर, डर्म मतलब लेयर, स्पोर का लेयर को स्पोरोडर्म. स्पोरोडर्म वो लेयर कहलाता है, स्पोर को कवर्ड कर जाता है. इसमें डबल वॉल देखो आता है, एक को एक्साइन दूसरा एंटाइन कहलाता है. Yes sir, is that clear? Thank you so much. It is a globular, मतलब ये राउंडेड स्ट्रक्चर है. ऑब्वियसली ये राउंड स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है. और ये मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है वो 2 सेल्ड डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. कौन सा डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है? 2 सेल डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. हमने यहाँ पे 1 सेल्ड डायग्राम भी ड्रॉ किया हुआ है. फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ये 1 सेल्ड डायग्राम है. एक्चुअली दिस डायग्राम इज गोइंग टू ऑलवेज कम फर्स्ट, then this diagram will lead to formation of this second level. I think कोई डाउट नहीं है आपको इसमें, है ना, अंडरस्टैंड करने में. सो पक्का? वेरी गुड. कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया, कम ऑन. ये फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट है. गैमेटोफाइट क्या होता है? What is gametophyte? Gametophyte is a gamete producing plant.
गैमेटोफाइट वो प्लांट कहलाता है, गैमेट को प्रोड्यूस कर जाता है। गैमेटो मतलब गैमेट, फाइटा मतलब प्लांट ना, गैमेटो मतलब गैमेट, फाइटा मतलब प्लांट ना। द प्लांट विच प्रोड्यूस गैमेट इज कॉल्ड एज अ गैमेटोफाइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोफाइट। इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. So there is a structure called exine, there is a structure called intine, and there is a germ pore. ये जो एक्साइन होता है वो कहीं कहीं पे डिसरप्टेड होता है, इंटरप्टेड होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। और ये स्ट्रक्चर को जहां जहां पे ये इंटरप्टेड है, डिसकंटिन्यूअस है, ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्म पोल बोलते हैं। जर्म पोल, अरे जर्म पोल बोलते हैं, जर्म पोल। जर्म का मतलब जर्मिनेट होना, और पोल का मतलब होता है ओपनिंग। ऐसी ओपनिंग जहां पे जर्मिनेट होगा। अरे क्या जर्मिनेट होगा? अरे पोलन जर्मिनेट होता है, अरे स्पोर जर्मिनेट होता है। पोलन ग्रेन का दूसरा नाम माइक्रोस्पोर है, और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होता है। ऐसे स्टार्ट होने वाले दो वर्ड हैं, एक को हम बोलते हैं स्पोर, दूसरे को हम लोग बोलते हैं सीड, और दोनों के दोनों जर्मिनेट होते हैं। क्या बात, क्या बात, कम ऑन इंडिया, कम ऑन, क्या बात है, क्या बात है। एस से स्टार्ट होने वाले दो वर्ड आते हैं, एक को स्पोर दूसरे को सीड कह जाते हैं, दोनों दोनों देखो जर्मिनेट हो जाते हैं। पक्का? तो जब ये जर्मिनेट होगा ना, तो ये यहां से जर्मिनेट होगा। जर्म पोर्स, इसका नाम इसका काम बताता है। ये वो पोल कहलाता है जहां से पोलन जर्मिनेट हो जाता है। जब हम लोग पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि पोलन ग्रेन जो होता है, इट इज अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। इट इज अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मतलब इट इज अ स्फेरिकल बॉडी, सो इट इज ग्लोबुलर इन आउटलाइन। इसका जो डायमीटर होता है वो 25 टू 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, स्टेट बोर्ड में भी लिखा हुआ है, आप इसको रीड करेंगे। और ये जो पोलन ग्रेन होता है, इट हैज गॉट टू वॉल। इसके पास आउटर वॉल है और इनर वॉल है। ये जो आउटर वॉल है और इनर वॉल है, आउटर वॉल को हम लोग एक्साइन बोलते हैं और इनर वॉल को हम लोग एंटाइन बोलते हैं। ये जो डबल वॉल्ड होते हैं, डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोडर्म। वी कॉल इट एज अ स्पोरोडर्म। इसको हम स्पोरोडर्म बोलते हैं। स्पोरो का मतलब होता है स्पोर, डर्म का मतलब होता है लेयर, डबल लेयर इज कॉल्ड स्पोरोडर्म, एज अ स्पोरोडर्म। Now we're going to talk about double wall is called sporodom, and double wall में outer wall, inner wall, outer wall exine, inner wall intine. Concept clear है? Yes sir. So हमने ये देखा हुआ था कि the single cell structure is going to be unicellular and it is going to be uninucleated. कैसा होगा? यूनिसेलुलर होगा, यूनिन्यूक्लिएटेड होगा, और इसका जो प्रोटोप्लाज्म होगा, दैट प्रोटोप्लाज्म इज गोइंग टू बी रिच इन द स्टार्च। इट इज रिच इन स्टार्च मॉलिक्यूल। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक रिजर्व फूड मटेरियल है। यस सर। और इसके पास अनसैचुरेटेड ऑयल्स होंगे या अनसैचुरेटेड फैट होंगे। अनसैचुरेटेड होने का मतलब ये होता है कि बिटवीन द कार्बन कार्बन देयर इज डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर कभी भी हार्मफुल रेडिएशन आएंगे, क्या आएंगे? हार्मफुल रेडिएशन। हार्मफुल रेडिएशन से रिएक्टिव ऑक्सीजन और रिएक्टिव हाइड्रोजन बनता है। इसको हम नेसेंट ऑक्सीजन और नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन बनते हैं, ये जो रिएक्टिव नेसेंट ऑक्सीजन नेसेंट हाइड्रोजन बनते हैं, दे आर हाईली हाईली रिएक्टिव। ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। जब ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड किसके वजह से होता है? बिकॉज इट इज अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है, दैट्स व्हाई। डबल बॉन्ड होने के कारण से ये जो कार्बन है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा। ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन है, रिएक्टिव हाइड्रोजन है, उससे रिएक्ट कर लेगा। और ये जो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, वो एक 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 बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये अनसैचुरेटेड से अब सैचुरेटेड हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में जब भी दो या तीन बॉन्ड आता है, तभी तो जाके वो अनसैचुरेटेड कहलाता है। कार्बन कार्बन के बीच में जब एक बॉन्ड जब आता है, तो वो सैचुरेटेड बन जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके। डू नॉट राइट ऑन माय बोर्ड ऋतुजा। यस सर, डू नॉट राइट ऑन माय स्क्रीन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।
सो इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू, आपको ये क्लियर होनी चाहिए, है ना? तो आपको ये समझ में आए, अनसैचुरेटेड जो ऑयल्स होते हैं, अनसैचुरेटेड जो ऑयल्स होते हैं उसमें डबल बॉन्ड रहते हैं। क्या रहते हैं उसमें? डबल बॉन्ड रहते हैं। और जब ये डबल बॉन्ड रहते हैं, डबल बॉन्ड, तो रेडिएशन जब आता है, रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन जब आते हैं, तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से, रिएक्टिव ऑक्सीजन से या रिएक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्ट हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एंड दिस इज हाउ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अनसेचुरेटेड फैट जो पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट रहेगा वो प्रोटेक्शन देगा, प्रोटेक्शन टू द क्रोमोसोम फ्रॉम द रेडिएशन डैमेज, रेडिएशन डैमेज से प्रोटेक्शन देगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। ये एक्साइन है, ये इंटाइन है। आउटर वॉल में, आउटर वॉल इज नॉट कंटिन्यूस, इट इज इंटरप्टेड as the point where it is going to be interrupted is called as a germ pore. इसको हम लोग germ pore बोलते हैं। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यस सर, चलो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पोरोडम। स्पोरोडम दो वॉल हैं, स्पोरोडम के दो वॉल हैं, आउटर वॉल एंड देन देयर इज गोइंग टू बी इनर वॉल। द आउटर वॉल एंड देन देयर इज गोइंग टू बी इनर वॉल। ये जो आउटर वॉल होता है इसको एक्साइन बोलते हैं, जो इनर वॉल होता है उसको इंटाइन बोलते हैं। आउटर वॉल को हम स्पोरोपोलिनिन बोलते हैं, इनर वॉल को हम पैक्टोसेलुलोज बोलते हैं। पैक्टोसेलुलोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पैक्टिनोसेलुलोज नाम के पॉलीसेक्राइड से बन जाता है। इट कंटेन द एंजाइमेटिक प्रोटीन्स ऑल्सो। यस सर, इंटाइन जो है या इनर वॉल है उसमें एंजाइमेटिक प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। यस सर। देन ये जो आउटर वॉल है वो एक्साइन है और वो स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। Sporopollenin is going to be the most resistant chemical on the planet. It is highly resistant on the planet. It has got fatty substance. इसके पास fatty substance है, और it cannot be degraded by any kind of enzyme. दुनिया का कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता है। दुनिया का हाई टेम्परेचर इसको कुछ ब्रेक नहीं कर सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिडिटी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन कंडीशन भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। यस सर। सो इट इज गोइंग टू बी बेसिकली नॉट अफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिटी एंड हाई अल्कली कंडीशन। Because of sporopollenin, the pollen grains are well preserved in microfossil. They are well preserved in microfossil. माइक्रोफॉसिल में वो वेल प्रिजर्व्ड होता है। वेल प्रिजर्व का मतलब क्या होता है और फॉसिल का मतलब क्या होता है और माइक्रोफॉसिल क्या होता है? फॉसिल का मतलब होता है डेड रिमेन्स और माइक्रोफॉसिल का मतलब होता है छोटी चीजों का, जैसे पोलन ग्रेन है, स्मॉल चीजों को प्रिजर्व करना। तो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्पोरोडर्म, इट इज अ डबल वॉल लेयर। इट हैज आउटर वॉल, इनर वॉल। आउटर वॉल इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन जो एक फैटी सब्सटेंस है, हाईली रेजिस्टेंस है, एंजाइम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग अल्कली, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन कंडीशन, एसिडिटी एंड अल्कलाइन कंडीशन भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये जो इनर होता है, इनर वॉल इज मेड अप ऑफ पैक्टोसेलुलोज। पैक्टोसेलुलोज का मतलब होता है ये पैक्टिनोसेलुलोज नाम के कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। एंड इट कंटेन एंजाइम्स, एंजाइमेटिक प्रोटीन। इसके अंदर एंजाइमेटिक प्रोटीन्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। और ये मोस्ट रेजिस्टेंस केमिकल है। नीट हमेशा या कोई भी बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है कि जो मोस्ट रेजिस्टेंस केमिकल है वो केमिकली क्या है, तो वो केमिकली कौन है? फैटी सब्सटेंस। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आपको इसमें कोई डाउट है? ओके, ओके। तो हम लोग बात करते हैं इस समय एग्जाइन के बारे में। वी गोना टॉक अबाउट द एग्जाइन। जब हम लोग एग्जाइन के बारे में बात करते हैं तो एग्जाइन के अंदर ये आउटर वॉल है। आउटर वॉल के अंदर दे आर टू लेयर। आउटर वॉल में भी दो लेयर है, एक आउटर वॉल और एक आउटर और एक इनर। देखो पहले क्या है, पहले है एक्साइन, ई फॉर एक्साइन एंड आई फॉर इंटाइन। एक्साइन आउटर वॉल है और इंटाइन इनर वॉल है। अब ये जो आउटर वॉल है जिसको हम लोग एक्साइन बोल रहे हैं, इसके अंदर भी दो लेयर है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर जो है उसको हम लोग सेक्साइन बोलते हैं, इनर लेयर को हम नेक्साइन बोलते हैं। यस सर। सो आउटर लेयर को नेक्साइन, सेक्साइन, और इनर लेयर को नेक्साइन बोलते हैं। सेक्साइन जो होता है वो
एक्टोजाइन है और ये एंडोजाइन है। एंडोजाइन का मतलब ये होता है कि ये इनर है और एक्टोजाइन का मतलब ये होता है कि ये आउटर है। पक्का? अब ये जो सेक्साइन है इसके 3 लेयर है, आउटर, मिडल एंड इनर। पक्का? आउटर इज अ डिसकंटिन्यूअस टैपेटम, इनर इज अ बैकुलेट लेयर एंड इनर इज अ फूड लेयर। सो आप ऐसा समझिए कि सबसे पहले एक्साइन है और फिर इंटाइन है। एक्साइन में 2 लेयर हैं, आउटर सेक्साइन बोलते हैं और इनर नेक्साइन बोलते हैं, और जो सेक्साइन है उसके फिर से 3 लेयर होते हैं, आउटर, मिडल एंड इनर। आउटर इज अ डिसकंटिन्यूअस टैपेटम। आउटर किससे बना होता है? डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस टैक्टम से बना होता है। डिसकंटिन्यूअस टैक्टम से बना होता है और ये बैकुलेट लेयर है और ये फूट लेयर है। यस सर। सो इतना ये जो पार्ट है ये कभी भी ना आपको नीट में पूछा जाएगा ना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ये हम एम्स के लिए बताते हैं लोगों को, और कभी कभी जो हम फाइनल टेस्ट लेते हैं उसमें सेक्साइन और नेक्साइन तक हम सवाल पूछ लेते हैं। there is a designing there is a designing of on the surface of the pollen grain। पोलन ग्रेन के सरफेस के ऊपर there is a designing। ये जो डिजाइनिंग प्रेजेंट होती है ये बड़ी ही यूनिक होती है। मतलब वो रिज के फॉर्म में हो सकता है, रिज का मतलब होता है पहाड़ के फॉर्म में ऐसे ऐसे होना। वो ट्यूबरकल्स के फॉर्म में होता है, ऐसे छोटा छोटा पार्ट निकले को हम लोग छोटे छोटे पार्ट जब निकलते हैं तो इसको हम ट्यूबरकल्स बोलते हैं। ट्यूबरकल्स के फॉर्म में, या तो ये स्पाइन के फॉर्म में, देखो स्पाइन के फॉर्म में, और या तो ये रेटिकुलेट के फॉर्म में। रेटिकुलेट का मतलब होता है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड पार्ट बनना, ऐसा इंटरकनेक्टेड पार्ट बनना, इसको हम रेटिकुलेटेड बोलते हैं। ठीक है? सो देयर इज अ रिज, देयर इज अ ट्यूबरकल, देयर इज अ स्पाइन, देयर इज अ रेटिकुलेशन, ऑल these structures are going to be present। ठीक है? It helped it helped the experts to identify the pollen grain। pollen grain को आइडेंटिफाई करने में रोल प्ले करेगा। It helped the experts to identify the pollen grain and refer them to their families and genus and species। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पर्टिकुलर पोलन ग्रेन का यूनिक स्क्रप्चरिंग है। स्क्रप्चरिंग का मतलब होता है टैक्टम के ऊपर डिसकंटिन्यूअस लेयर, वो एक यूनिक होता है। तो सपोज एक क्राइम के जगह पे जो क्राइम वेपन मिला हुआ था उस क्राइम वेपन पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पोलन ग्रेन है, तो वो पोलन ग्रेन को हम देख के ये पता लगा सकते हैं कि वो कौन से प्लांट का है, कौन से स्पीशीज का है, कौन से जीनस का है, कौन सी फैमिली का है। और ये पता लगाने के बाद हम ये भी पता लगा सकते हैं वैसे प्लांट जहां पे क्राइम हुआ है, वैसे प्लांट पूरे नांदेड़ में या पूरे मुंबई में वो कहाँ पे प्रेजेंट है। और इससे हमको ये पता चल जाएगा कि वेपन जो है वो यहाँ से लिया जा सकता है या यहाँ से लिया होगा, क्योंकि वेपन पे वो पर्टिकुलर पोलन ग्रेन गिरा हुआ था। आपको समझ रहे हो? सीबीआई जो जांच होती है वो इसके बेसिस पे की जा सकती है। अगर बायोलॉजिकल सैंपल में पोलन ग्रेन का सैंपल भी प्रेजेंट है तो कर लो तुम्हारा। दिस सो नाइस, दिस इज सो नाइस। सो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इसके लिए आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी पड़ेगी मैच्योर पोलन ग्रेन्स की। और द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन is called पैलियोलॉजी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? We call this particular structure as a पैलियोलॉजी। इसको हम पैलियोलॉजी बोलते हैं। I think concept is very very clear to you। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पैलियोलॉजी। समझ में आया आपको? 100%? वेरी गुड। ओके, चलो। तो आई थिंक दिस 3 functions आर क्लियर टू यू। ये 3 पॉइंट्स है, टेक्टम, एक्सपर्ट स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन एंड पैलियोलॉजी। These 3 points are clear to you। Okay, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन, जब कोई भी पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उसके एग्जाइन पे स्पाइनी स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? स्पाइन। ताकि दीज ताकि ये जो स्पाइन है वो अटैच हो सके माउथ पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट के।
So in insect pollinated pollen grain, the exine is going to be covered by spine, and it is also covered by yellow color viscous sticky oily layer. क्या बोला मैंने? It is also covered by yellowish viscous sticky and oily layer. And ये जो oily layer है, इसको हम बोलते हैं pollen kit. क्या बोलते हैं हम इसको? इसको हम बोलते हैं पोलन किट. और ये जो पोलन किट होता है वो लिपिड और कैरोटीनॉइड से बना होता है. किससे बना होता है? लिपिड और कैरोटीनॉइड से बना होता है. आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर. समझ में आया आपको? ताकि ये स्टिकी नेचर जो होता है ना, स्टिकी नेचर वो इंसेक्ट के माउथ को अटैच होता है. इससे फायदा क्या होगा आपको ये समझता है कि इससे बेनिफिट ये होगा कि दैट ऑर्गेनिज्म ये जो पोलन ग्रेन है वो माउथ पार्ट को अटैच हो जाएगा. और जब वो माउथ पार्ट को अटैच हो जाएगा तो हम वो पॉलिनेशन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. ठीक है. It can play very important role in the pollination. That's why ऐसा किया जाता है. Yes sir. At certain places the exine is thin and absent. तो यहाँ तक आपको समझ में आया पोलन किट तक. अगर नीट ने पूछा कि पोलन किट क्या होता है तो आपको ये जवाब देना है. पोलन किट is the structure which is oily sticky structure made up of carotenoid, that is lipid and carotenoid, and it is found in the pollen grain which are pollinated by the insect, and they help in pollination by binding, by sticking to the mouth parts of the insect. Concept clear? Concept clear everybody? बाकी सब भी बोलते जाओ. Okay. Yeah. Cool. At certain places the exine is thin and absent. Exine क्या होता है? Thin होता है या absent होता है? Exine क्या होता है? Thin होता है और absent होता है. Yes sir. उसको हम लोग germ pore बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम इसको? Germ pore बोलते हैं. If this germ pore is going to be rounded, अगर ये rounded होगा, yes sir, there will be अगर ये rounded होगा तो इसको germ pore बोलेंगे. कर लो. और अगर ये elongated होगा तो इसको जर्मिनल फूलो बोलेंगे. फूलो. एवरीबडी फोकस है. अगर ये जंप हो ऐसा राउंड हुआ, ऐसा अगर ये ऐसा राउंड हुआ, आप कैन यू सी दिस डायग्राम? अगर ये ऐसा राउंड हुआ है ना, और अगर ये ऐसा इलोंगेटेड हुआ, अगर ये इलोंगेटेड हुआ तो हम इसको जर्मिनल फूलो बोलेंगे. अगर ये सर्कुलर हुआ या राउंडेड हुआ तो इसको हम जंप पोर बोलेंगे. आई थिंक कॉन्सेप्ट इज बिकमिंग वेरी वेरी क्लियर. यस सर. अब ये सवाल ये उठता है कि पोलन ग्रेन जो है वो ट्राइकोपो ट्राइको ट्राइकोल्पेट भी हो सकता है. ट्राइकोल्पेट हो सकता है या मोनोकोल्पेट हो सकता है. व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइकोल्पेट? ट्राइकोल्पेट का मतलब होता है इसके पास 3 जर्म पोर होंगे. कितने जर्म पोर होंगे? इसके पास 3 जर्म पोर होंगे. और मोनोकोल्पेट का मतलब क्या होता है? दे विल हैव अ सिंगल जर्मिनल फुरो. इसके पास सिंगल जर्मिनल फुरो होगा. आई थिंक कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. Yes, sir. They will monocolpate and tricolpate. Monocolpate dicot मध्ये असणार. ट्राइकॉल्पेट जो है वो डाइकॉट में होगा. ट्राइकॉल्पेट मतलब क्या? ट्राइकॉल्पेट मतलब 3 जर्मिनल पोर होंगे. मोनोकॉल्पेट मतलब क्या? मतलब जर्म पोर एक ही होगा. वो फूलों के फॉर्म में भी जर्मिनल फूलो बोलते हैं इसको हम. वो फूलों के फॉर्म में होगा और ये मोनोकॉट में पाया जाएगा और ये डाइकॉट में पाया जाएगा. अंडरस्टूड एवरीथिंग?
आपको ये पार्ट समझ में आया? यस बोलिए, यस। ये जो पोलन ग्रेन है, या ये जो जर्म पोर है ना, जर्म पोर, या तो वो राउंडेड होगा या तो वो इलोंगेटेड होगा। अगर वो राउंडेड हुआ तो वो ऐसा होगा, अगर वो इलोंगेटेड हुआ तो वो ऐसा होगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो आपको क्लियर होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट क्या है? पोलन ग्रेन में बी ट्राइकॉल्पेट और मोनोकॉल्पेट। ट्राइकॉल्पेट का मतलब ये होता है कि इसके पास 3 जर्मिनल पोर होंगे, 3 जर्म पोर होंगे, और ये डाइकॉट में पाया जाएगा। यस। अब ये जो मोनोकॉल्पेट है, इट इज विद द सिंगल जर्मिनल फ्लो। इसमें एक ही जर्मिनल फ्लो होगा, एंड इट विल बी सीन इन केस ऑफ मोनोकॉट। ये मोनोकॉट में पाया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? वेरी गुड। तो आई थिंक everybody should be clear about this part, pollen kit और then germ pore। मैंने आपको बताया ये दोनों बात। यस सर। अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? अब हम लोग जा रहे हैं बात करने पोलन वायबिलिटी के बारे में। पोलन वायबिलिटी होती क्या है? पोलन वायबिलिटी का मतलब ये होता है द पीरियड फॉर विच द पोलन ग्रेन्स रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट। ऐसा वक्त या इतना वक्त, ये वो पीरियड है। पोलन रिलीज हो गया, पोलन रिलीज हो गया एंथर से। नाउ हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू सर्वाइव, एंड हाउ लॉन्ग इट हैज द एबिलिटी टू जर्मिनेट, and how long it has a capacity to germinate and fertilize the egg. The period for which pollen grains retain the ability to germinate, ये वो पीरियड है, ये वो पीरियड है जब तक पोलन ग्रेन अपनी प्रॉपर्टी, एबिलिटी टू रिटेन पोलन ग्रेन वो बरकरार रखता है। इसको हम लोग बोलते हैं पोलन वायबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? पोलन वायबिलिटी। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया है? ऐसा पीरियड विच पोलन ग्रेन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट। पोलन ग्रेन के पास एबिलिटी टू जर्मिनेट अभी भी है। पोलन वायबिलिटी इज लिटिल इन द फ्लावर विच आर पॉलिनेटेड इन बड कंडीशन। ऐसा कोई भी फ्लावर जो बड कंडीशन में पॉलिनेट करता है, बर्ड कंडीशन में पॉलिनेट करता है, it is it is little, the viability is going to be very little। viability क्या होगी? little होगी। then 30 मिनट for rice and wheat। गेहूं और चावल के लिए पोलन की वायबिलिटी 30 मिनट्स की है। मतलब 30 मिनट्स में वो जर्मिनेट हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो वो मर जाएगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर। पक्का? ना एवरीबडी विल फोकस हियर। पोलन वायबिलिटी का मतलब होता है कितने वक्त तक वो जिंदा रहता है, और पोलन के जिंदा रहने का बेनिफिट क्या होता है कि वो पॉलिनेट कर सके, जर्मिनेट हो सके, पोलन ट्यूब दे सके, पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा। ठीक है। सो द पीरियड फॉर विच द पोलन ग्रेन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट इज कॉल्ड पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी बहुत ही कम होती है फॉर द फ्लावर विच आर पॉलिनेटेड इन द बड कंडीशन। बड कंडीशन के अंदर जो भी प्लांट फ्लावर करते हैं, जो भी फ्लावर पॉलिनेट करते हैं, जैसे ये प्लांट है, ये फ्लावर है, और ये बर्ड है, ये बर्ड है, और बर्ड के अंदर ही इनको पॉलिनेट करना है। तो इनको बाहर जाने की हैबिट नहीं है पोलन ग्रेन को, और इनको ज्यादा लाइफ स्पेन डेवलप करने का भी कोई भी फायदा नहीं है।
तो दे विल इनकी वायबिलिटी जो होगी दैट्स गोइंग टू बी वेरी लिटिल. इन केस ऑफ फ्लावर विच आर अंडरगोइंग बर्ड कंडीशन में पॉलिनेशन. लेकिन गेहूं और चावल, wheat एंड राइस, दे हैव अ 30 मिनट्स ऑफ कैपेसिटी. इनकी 30 मिनट्स ऑफ कैपेसिटी है ना. आगे जाते हैं. It is even month in some members of the family Rosaceae, Leguminaceae, Solanaceae. खास बात क्या है? सोलनेसी, लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, ये जो तीनों फैमिली है, ये तीनों फैमिली में मंथ तक, इवन मंथ तक, मतलब 5 मंथ, 6 मंथ, 10 मंथ, ये मंथ तक यहाँ पे पोलन की वायबिलिटी हो सकती है. इट इज अगर वायबिलिटी इसकी लेस है तो क्या हम पोलन को प्रिजर्व कर सकते हैं? क्या कैन वी प्रिजर्व द पोलन ग्रेन? क्या हम पोलन को प्रिजर्व कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल टू स्टोर द पोलन ग्रेन. हम पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं, फॉर इयर्स तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं. देन देयर इज अ लिक्विड नाइट्रोजन. कैसे कर सकते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन लेंगे. क्या लेंगे? लिक्विड नाइट्रोजन लेंगे. बताओ ना, लिक्विड नाइट्रोजन क्यों लेंगे? क्योंकि हमेशा हमने केमिस्ट्री के टीचर ने बताया हुआ है, between the nitrogen there is a triple bond. Between the nitrogen there is a triple bond. नाइट्रोजन वो कंपाउंड क्या कहलाता है? 3 कोलन डबल बॉन्ड, 3 कोलन ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर आता है. अगर ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो क्या ये केमिकली इनर्ट होगा? वेरी गुड. क्या ये एक दूसरे को छोड़ पाएंगे? कभी नहीं. क्या ये हमारे प्रोटोप्लाज्म से, हमारे प्रोटीन से, हमारे सेल से, हमारे कार्बोहाइड्रेट से, हमारे सेल मेम्ब्रेन से क्या ये रिएक्ट करेगा? बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा. क्यों नहीं रिएक्ट करेगा? क्योंकि इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण से ये स्ट्रक्चर क्वाइट बैलेंस है, वेल बैलेंस है. इसीलिए लिक्विड नाइट्रोजन में -1, ओ माय गॉड, माइनस, इट इज कॉल्ड -196 डिग्री सेल्सियस में हम पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करेंगे, और उस प्रिजर्व कंडीशन को हम लोग पोलन बैंक बोलेंगे. पोलन बैंक वो बैंक होती है जो क्रायो प्रिजर्वेशन करती है. क्या करती है? क्रायो प्रिजर्वेशन. क्रायो का मतलब होता है कोल्ड, प्रिजर्वेशन का मतलब होता है प्रिजर्विंग. प्रिजर्विंग अंडर द कोल्ड कंडीशन इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन. I think concept is very clear to you. Yes sir, is that clear? तो अब हम लोग बात करते हैं. आपको यहाँ तक कोई डाउट है? It can be used for plant breeding program. Plant breeding program के लिए भी हम ये पोलन ग्रेन जो पोलन बैंक में रखा हुआ है हम प्रिजर्व कर सकते हैं. Do you have any doubt? यहाँ तक कोई डाउट है आपको? नहीं, राइट? ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं. वी मूव ऑन टू पोलन एलर्जी. हम लोग पोलन एलर्जी पे मूव ऑन करते हैं. जब हम लोग पोलन एलर्जी पे बात करते हैं तो पोलन एलर्जी जो होती है, दीज आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर. एलर्जी उनको होती है जब एक पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलर पोलन ग्रेन लार्ज क्वांटिटी में डेवलप होता है, और जैसे ही दे आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस इन द लार्ज नंबर, स्पेशली इन द एनिमोफिलस फ्लावर. एनिमोफिलस फ्लावर का मतलब क्या होता है? एनिमो वर्ड का मतलब होता है एयर. क्या होता है इसका मतलब? एयर. ए फॉर एनिमोफिलस एंड ए फॉर एयर. एनिमोफिलस वो प्लांट, वो फ्लावर कहलाता है जिसका पॉलिनेशन हवा के वजह से हो जाता है, तो इसको हम एनिमोफिलस बोलेंगे, या एयर की वजह से बोलेंगे पॉलिनेशन. आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. तो pollens are produced in large numbers, especially in the Anemophilus studies, especially in the Anemophilus studies, and they float in the air. जैसे ही ये float करता है air के अंदर, they enter into the respiratory tract, और जैसे वो respiratory tract के अंदर enter करता है, respiratory tract के अंदर enter करता है, so it produces a respiratory disorders. उसको हम राइनिटीज बोलेंगे. राइनिटीज का मतलब क्या होता है? राइनिटीज का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन. राइनिटीज का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज. आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज होता है. राइनो वर्ड जब भी आया इसका मतलब नोज कहलाया. राइनो वर्ड का मतलब होता है नोज, और राइनिटीज का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज.
अस्थमा आपको मालूम है. देन देयर इज अ ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है ब्रोंकियल एलर्जी, इसको हम ही फीवर भी बोलते हैं. तो ये सारी पोलन एलर्जी का कंडीशन होता है जो ऑब्जर्व होता है. यस, कोई डाउट अबाउट दिस? पेज नंबर 9 पे कोई डाउट है आपको? जब हम लोग बात करते हैं मेजर कंट्रीब्यूशन, तो मेजर कंट्रीब्यूशन जो होता है पोलन एलर्जी में, वो होता है पार्थेनियम ग्रास का. पार्थेनियम ग्रास को हम लोग कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, और ये एक्सोटिक है, इंडिया के ओरिजिन का नहीं है. इट एंटर्ड इन इंडिया, ये इंडिया में एंटर हुआ एज अ कंटेमिनेंट. एज अ कंटेमिनेंट ये हमारे यहाँ पे एंटर हुआ, एंड इट इज इम्पोर्टेड थ्रू द वीट. ये वीट के थ्रू इम्पोर्ट हुआ. इट वॉज इम्पोर्टेड थ्रू द वीट. ये वीट के थ्रू इम्पोर्ट हुआ था, एंड इट स्प्रेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ये कंट्री के सभी पार्ट पे ये स्प्रेड हुआ था. देन आपको ये बताना है, आपको पोलन कैलेंडर बताना है, बनाना है. मतलब जहाँ पे भी एलर्जी ज्यादा होती है या पोलन की एलर्जी ज्यादा होती है, इन एनी पर्टिकुलर एरिया में अगर पोलन की एलर्जी बहुत ज्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पोलन कैलेंडर बनाते हैं. जैसे जैसे नॉर्मल कैलेंडर होता है जिसमें सारे फेस्टिवल होते हैं, सारे डेज बताए जाते हैं, उसी तरीके से इन द सेम वे देयर इज अ पोलन कैलेंडर. पोलन कैलेंडर का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर मंथ में कौन कौन से प्लांट के पोलन रिलीज होने वाले हैं, ताकि अगर ये कैलेंडर सभी लोगों के पास रहेगा तो सभी लोगों को पता रहेगा, और हर एक बंदे को ये पता होना चाहिए कि उनको कौन से टाइप के पोलन से ज्यादा एलर्जी है. ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, पोलन कैलेंडर के हिसाब से अपना जो प्रोटेक्शन है वो मेंटेन रखेंगे, और जो नेसेसरी मेडिसिन होती हैं वो घर पे ला के रखेंगे, और वो अवॉइड करेंगे पोलन जहाँ पे रिलीज होता है उस एरिया में जाना, वहाँ पे अवॉइड करेंगे. सो टू पिन पॉइंट द एलर्जिक रिएक्शन टू अ पर्टिकुलर प्लांट, ये पोलन कैलेंडर है. ठीक है, कैलेंडर बन जाएगा तो ये मौसम में, ये दिन को, ये सीजन में ये पर्टिकुलर प्लांट का पोलन रिलीज होता है, तो वी कैन अवॉइड दैट एक्सपोजर टू द पोलन ग्रेन. ठीक है, चलो आगे बात करते हैं. हम लोग बात करते हैं पोलन प्रोडक्ट के बारे में. जब हम लोग पोलन प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो देयर इज अ पोलन ग्रेन. यहाँ पे पोलन ग्रेन है, देयर इज अ पोलन ग्रेन, एंड दिस पोलन ग्रेन्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी कलेक्टेड बाय द बीज. Pollen grain is going to be collected by the bees, and it is being used for a variety of purpose. It is used for the variety of purpose like nature cure, cosmetics and food supplement. Nature cure, cosmetics and food supplement बोल के ये यूज किया जाता है. ठीक है, so pollen grain is believed to be rich in nutrient. Pollen grain जो होता है, it is always going to be rich in nutrient. Yeah, I was not speaking. I just received the call. Everybody will focus here. तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग पोलन प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे. पोलन प्रोडक्ट में जो सबसे पहला प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोलन ग्रेन्स, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी कलेक्टेड बाय द बीस. बीस के द्वारा ये कलेक्ट किया जाता है, और इसको हम लोग वेराइटी ऑफ पर्पस के लिए यूज किया जाता है. इट एक्ट एज अ नेचर क्योर, कॉस्मेटिक्स और फूड सप्लीमेंट. नेचर क्योर, कॉस्मेटिक्स एंड फूड सप्लीमेंट बोल के भी हम इसको यूज करते हैं. There is going to be pollen grain, and this pollen grain is going to be believed in rich in nutrient. पोलन ग्रेन जो होता है वो रिच इन न्यूट्रिएंट होता है. उसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है 7 to 26%, कार्बोहाइड्रेट 24 to 48%, फैट इज गोइंग टू बी 0.9 to 14.5%. तो ये एक न्यूट्रिएंट वैल्यू है. मतलब अगर आप जंगल में फंस गए हो और आपको वहाँ पे जीवन के लिए या फूड के लिए नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज ईट द पेटल्स एंड द पोलन ग्रेन. तो उसमें आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा और फैट भी मिल जाएगा. ठीक है, सो इट एक्ट एज अ न्यूट्रिएंट. पोलन के टैबलेट भी बनते हैं, पोलन के टैबलेट भी बनते हैं, और उसके सिरप भी बनते हैं. पोलन के टैबलेट और सिरप भी बनते हैं, और ये आपके हेल्थ को इम्प्रूव करता है. परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट जो होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को ये इम्प्रूव करता है. रेस हॉर्स में जो हॉर्स पार्टिसिपेंट करते हैं उनको ये खिलाने से उनका परफॉर्मेंस भी जो होता है वो ही इम्प्रूव होता है. आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर, है ना. अब हम लोग मूव ऑन करते हैं. हमने पोलन ग्रेन पढ़ा यहाँ पे, और अब हम लोग सीधा मूव ऑन करते हैं पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन एग्जैक्टली में है क्या, तो आपको पता होना चाहिए.
पोलन ग्रेन इज अ माइक्रोस्पोर। पोलन ग्रेन को हम लोग, ये जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन को हम लोग माइक्रोस्पोर बोलते हैं, माइक्रोस्पोर बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटो गैमेटोफाइट, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम इसको? पोलन ग्रेन बोलते हैं, ये इसका पहला नाम है। इसका दूसरा नाम है माइक्रोस्पोर, ये इसका दूसरा नाम है। देन इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का हम इसको फर्स्ट सेल बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हम लोगों को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, तो गैमेटोफाइट का डेफिनेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि गैमेटोफाइट क्या होता है। गैमेटोफाइट इज द प्लांट विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस द गैमेट। जो गैमेट प्रोड्यूस करने वाला है उसको हम लोग गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो गैमेट का मतलब गैमेट, फाइट का मतलब प्लांट, द प्लांट विच प्रोड्यूस गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। जो गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट होता है उसको हम लोग गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर एंड द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में हम लोग मेल गैमेट कैसे बनता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके बारे में बात करने वाले हैं, मेल गैमेट कैसे बनता है उसके बारे में बात करने वाले। इस फिनोमिनन को हम लोग माइक्रो गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। माइक्रो का मतलब होता है माइक्रोस्पोर, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट इन द माइक्रोस्पोर। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट इन द माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड एज अ माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये जो पोलन ग्रेन होता है उसको हम लोग माइक्रोस्पोर बोलते हैं, इसका ये दूसरा सेल है। इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एंड इट इज द इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट। ये इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट है, ये अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज द इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ये वन सेल स्ट्रक्चर है। आपको दिखाई दे रहा है ए है, ये पोलन ग्रेन है, ये वन सेल स्ट्रक्चर है। ठीक है, वन सेल स्ट्रक्चर है। अब ये जो एक सेल होते हैं, ये मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माइटोसिस, और ये माइटोसिस नंबर 1 है, दैट इज माइटोसिस 01, मतलब पहली बार माइटोसिस हुआ। आप सभी को समझ में आना चाहिए कि माइटोसिस का मतलब क्या होता है। माइटोसिस का मतलब ये होता है कि 1 2 का 2, मतलब माइटोसिस में एक सेल डिवाइड होके दो सेल देते हैं, एक सेल डिवाइड होके दो सेल देते हैं, इसको हम माइटोसिस बोलते हैं। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम या नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इज गोइंग टू बी रिमेन सेम। अगर ये 2n है तो ये जो दोनों सेल होंगे वो 2n होंगे, अगर ये n है तो जो दोनों सेल होंगे वो n होंगे। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, सो ये पोलन ग्रेन है और ये वन सेल स्ट्रक्चर है। और ये माइटोसिस करेगा, और जब ये माइटोसिस करेगा तो ये दो सेल बनाएगा। एक सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक सेल को हम लोग बोलेंगे जनरेटिव सेल। आप ये देख सकते हो, ये सेल, ये जो बाहर है ये एक सेल है, ये सेल का बॉर्डर है, और ये दूसरा सेल है, ये दूसरे सेल का बॉर्डर है। आपको डायग्राम क्लियर है? आप ये डायग्राम पे फोकस कीजिए। there is a this particular cell is called as a generative cell, इसको हम generative cell बोलते हैं। और ये जो particular cell है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, we call it as a tube cell बोलते हैं हम लोग इसको। इसका नाम क्या है? ट्यूब सेल। I just highlight this also for you। तो इसको हम लोग ट्यूब सेल बोलते हैं, वी कॉल इट एज ए ट्यूब सेल। ये ट्यूब सेल है, ये जनरेटिव सेल है। अब आगे आगे के स्टेज में क्या होता है ना, ये जो जनरेटिव सेल है जो बाहर है ना, वो इस सेल के अंदर आतमध्ये आ जाता है। सो इट गोइंग टू एंटर इनसाइड, ये अंदर एंटर कर लेता है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि इसको हम ट्यूब सेल बोलते हैं। तो ट्यूब सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको क्या बोलेंगे, उसको हम ट्यूब न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको? ट्यूब न्यूक्लियस बोलेंगे। अगर ये ट्यूब सेल है तो इसको हम बोलेंगे ट्यूब न्यूक्लियस। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। सो एग्जैक्टली होगा क्या बच्चों? एग्जैक्टली ये होगा कि ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है और ये ट्यूब सेल है, ट्यूब सेल का दूसरा नाम है वेजिटेटिव सेल। इसको हम ट्यूब सेल बोलेंगे, और ट्यूब सेल के अलावा इसका जो दूसरा नाम है उसको हम लोग वेजिटेटिव सेल बोलेंगे, वी कॉल इट एज ए वेजिटेटिव सेल। तो एग्जैक्टली होगा क्या, ये जो ट्यूब सेल है और वेजिटेटिव सेल है, ये बन गया है। इसका नाम क्या दिया हुआ है? इसका नाम इसका काम बताता है, ये
पोलन ट्यूब को बनाता है। इसका नाम इसका काम बताता है, ये पोलन ट्यूब को बनाता है, इसलिए दुनिया इसको ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल कहा जाता है। एकदम क्लियर है? ट्यूब सेल, ट्यूब सेल मतलब वेजिटेटिव सेल। ट्यूब सेल क्यों बोले? क्योंकि ये पोलन ट्यूब देता है। इसका नाम इसका काम मतलब पोलन ट्यूब देने वाला सेल है। और इसको हम वेजिटेटिव सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऐसा सेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? एवरीबडी प्लीज फोकस हियर, यहाँ पे फोकस कीजिए। अब एग्जैक्टली होगा क्या कि ये जो ट्यूब सेल है या वेजिटेटिव सेल है, ये पोलन ट्यूब देना चालू करेगा। ए डायग्राम, बी डायग्राम, सी और डी में आइए, ये पोलन ट्यूब देना चालू हो जाएगा। पोलन ट्यूब कहाँ से बाहर निकलेगा? थ्रू दी जर्म पोर। आप सभी को मालूम है कि पोलन ग्रेन में जहाँ पे एक्साइन नहीं रहता है उसको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर का यही काम होता है कि यहाँ पे ये वो पोर कहलाता है जहाँ पे जर्मिनेशन होता है। इट इज द पोर फ्रॉम वेयर देयर इज अ जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का यहाँ पे जर्मिनेशन होता है, तो देयर इज अ जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ट्यूब। और ये जो जनरेटिव सेल है इसका काम क्या होता है? तो हमने ट्यूब सेल का काम बताया, ये पोलन ट्यूब देगा। पोलन ट्यूब जर्म पोर से जर्मिनेट होगा। और अब हम लोग बताने जा रहे हैं कि जनरेटिव सेल का काम क्या है। ये जो जनरेटिव सेल होता है ये जनरेट करेगा, ये डिवाइड करेगा और ये माइटोसिस नंबर 2 करेगा। यहाँ पे माइटोसिस नंबर 1 है, यहाँ पे माइटोसिस नंबर 2 है। जब ये माइटोसिस नंबर 2 करेगा तो ये डिवाइड होके 2 मेल गैमेट देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मेल गैमेट हमको दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज अ मेल गैमेट, इसको हम मेल गैमेट बोलते हैं। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। और ये ट्यूब सेल का न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है वही न्यूक्लियस यहाँ पे आगे आ गया है। नीट पूछेगा कि पोलन ट्यूब के टिप पे कौन सा सेल रहता है या कौन सा न्यूक्लियस होता है, तो आपको बोलना है न्यूक्लियस जो होता है वो ट्यूब न्यूक्लियस होता है और उसके पीछे दोनों के दोनों मेल गैमेट होते हैं। दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज अ मेल गैमेट। मेल गैमेट कितने हैं? 2 नंबर है। मेल गैमेट 2 इन नंबर है, दे आर 2 इन नंबर, इसलिए जो फर्टिलाइजेशन होता है इसके अंदर वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्योंकि 2 मेल गैमेट है तो फर्टिलाइजेशन के वक्त में दोनों मेल गैमेट यूटिलाइज होते हैं, यूज होते हैं, इसलिए इनमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पोलन ग्रेन का दूसरा नाम माइक्रोस्पोर है, मैंने ऊपर भी बताया। इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। नीट आपको हमेशा सवाल पूछेगा कि हु इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। उस समय आपको नाम देना है पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट है, बिकॉज ये मैच्योर नहीं है इसलिए हम इसको इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। देन इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। प्रोटोप्लास्ट यहाँ पे डिवाइड होता है माइटोटिकली और यहाँ पे माइटोसिस नंबर 1 होता है, 0-1 माइटोसिस होता है, द फर्स्ट माइटोसिस होता है। जब यहाँ पे फर्स्ट माइटोसिस होता है इट विल फॉर्म द अनइक्वल सेल। अनइक्वल सेल बनेंगे, जैसे आप देख सकते हैं ये सेल बहुत ही बड़ी साइज का है, इसको हम ट्यूब सेल बोलते हैं, और ये सेल छोटी साइज का है, इसको हम जनरेटिव सेल बोलते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि इट इज अ प्रोटोप्लास्ट डिवाइड माइटोटिकली बाय फर्स्ट टाइम टू फॉर्म द अनइक्वल सेल। अनइक्वल सेल बनाएगा। अनइक्वल सेल में एक सेल स्मॉल साइज का होगा, इसको हम स्मॉल जनरेटिव सेल बोलेंगे, और एक लार्ज साइज का होगा उसको हम लार्ज ट्यूब वेजिटेटिव सेल बोलेंगे। सो एक है स्मॉल जनरेटिव सेल और एक है लार्ज ट्यूब और वेजिटेटिव सेल। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर। एक छोटी साइज का है, जो सेल छोटी साइज का है उसको हम जनरेटिव सेल बोलते हैं। ये स्पिंडल शेप पाया जाता है, मतलब इस शेप में पाया जाता है, स्पिंडल शेप आप देख सकते हैं। दिस इज द शेप ऑफ द स्पिंडल, ये स्पिंडल शेप में पाया जाता है। इसके पास जो होता है वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है। दे हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड दे हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इनके पास जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। So they have a dense cytoplasm and they have a prominent nucleus. I think this concept is very clear. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग टू अनइक्वल सेल से। लार्ज सेल है, ट्यूब, लार्ज ट्यूब सेल है, वेजिटेटिव सेल बोलते हैं हम इसको। इट हैज अ वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म। इसके पास ना वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इसके पास? वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं।
and they're always going to be rich in food reserve. ये रिच होता है फूड रिजर्व में, मतलब इसके पास रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन, फैट, विथ मोस्टली अनसैचुरेटेड फैट आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। अनसैचुरेटेड फैट का मतलब आपको मालूम है, ऐसा फैट जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसको हम अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं, जो अल्कीन की कैटेगरी में पाया जाता है। बिटवीन द कार्बन कार्बन देयर इज अ डबल बॉन्ड, तो इसको हम लोग अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं, और इसके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनल भी पाए जाते हैं। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। कुछ डाउट है इसमें आपको अभी? आगे बढ़े हम लोग। यस बोलो यहाँ तक क्लियर है तो, और इनकेस डाउट है तो हम डाउट डिस्कस कर सकते हैं। एवरीबडी से यस। ओके, हम आगे जाते हैं। अभी मैं आपको लेक्चर के लास्ट में स्क्रीनशॉट दूंगा, एक बार दोबारा आप इसको ले सकते हैं। अब आगे की स्टोरी को कौन लेके जाएगा? आगे की स्टोरी को जनरेटिव सेल लेके जाएगा, क्योंकि ट्यूब सेल का तो काम क्लियर हो गया है कि ट्यूब सेल इज गोइंग टू फॉर्म द पोलन रिंग। ट्यूब सेल पोलन रिंग फॉर्म करेगा। तो अब आपको ये समझना है कि ट्यूब सेल तो पोलन ग्रेन फॉर्म करेगा ही, सॉरी, ट्यूब सेल पोलन ट्यूब तो फॉर्म करेगा ही, लेकिन जनरेटिव सेल आगे की स्टोरी को कैसे लेके जाएगा? अब ये जो जनरेटिव सेल होता है ये डिवाइड करेगा, ये डिवाइड इनटू, ये सेकेंड टाइम अभी डिवाइड होगा। जनरेटिव सेल में माइटोसिस दोबारा होगा। पहले ये माइटोसिस पोलन ग्रेन में हुआ था और ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल बना था। अब दूसरी बार जो माइटोसिस होगा वो ट्यूब सेल में बिल्कुल नहीं होगा। दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी टेकिंग प्लेस इन केस ऑफ अ जनरेटिव सेल। जब जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा माइटोसिस से, देयर विल बी टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर गोइंग टू बी फॉर्म। दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर गोइंग टू बी फॉर्म। दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर गोइंग टू बी फॉर्म। अब ये जो दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर गोइंग टू बी फॉर्म prior to the dehiscence of anther and release of pollen grain। क्या बोला मैंने? Prior to dehiscence of anther and release of pollen grain। ठीक है, prior to dehiscence of anther। dehiscence का मतलब आप सभी को लिखना पड़ेगा। dehiscence का मतलब होता है ब्रेकिंग एंड रिलीजिंग। आप प्लीज लिख लीजिए इसका मतलब। dehiscence का मतलब होता है ब्रेकिंग एंड रिलीजिंग। यस सर। तो एंथर जब डेहिसेंस करेगा मतलब ब्रेक होगा और पोलन ग्रेन को रिलीज करेगा, तो ये फिनोमिनन को हम लोग डेहिसेंस बोलते हैं। अब ये लोग बोल रहे हैं कि प्रायर टू डेहिसेंस ऑफ द एंथर एंड रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन की रिलीज होने से पहले ही, एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन पोलन ग्रेन में भी दो सेल्ड हो सकता है या तो तीन सेल्ड हो सकता है। अगर वो टू सेल्ड रहेगा तो इसमें ट्यूब सेल रहेगा और जनरेटिव सेल रहेगा। अगर वो टू सेल्ड रहेगा तो उसमें ट्यूब सेल रहेगा और जनरेटिव सेल रहेगा। अगर ये थ्री सेल्ड रहेगा तो उसमें ट्यूब सेल रहेगा और दो मेल गैमेट रहेंगे। देयर विल बी टू मेल गैमेट्स। सो ट्यूब सेल एंड जनरेटिव सेल, ट्यूब सेल एंड टू मेल गैमेट्स। ठीक है। नीट आपको पूछेगा मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में जो पोलन ग्रेन रिलीज होता है वो कौन से सेल स्टेज में रिलीज होता है, तो आपको बताना है कि इट इज गोइंग टू बी रिलीज इन द टू सेल्ड स्टेज में ये रिलीज होगा। 60% ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, 60% ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में, मोस्टली डायकॉट में, पोलन ग्रेन दो सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है। सो दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन जो इसके ऊपर नीट हमेशा सवाल पूछता है, और ये एनसीईआरटी में भी आपके दिया हुआ है। यस सर। तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। हम लोग आगे जाते हैं। इनकेस डाउट है तो आप बोलिए। अब हम लोग ऐसा समझते हैं कि पॉलिनेशन या तो टू सेल्ड स्टेज में होगा या तो वो थ्री सेल्ड स्टेज में होगा। अगर पॉलिनेशन टू सेल्ड स्टेज में हुआ या पॉलिनेशन थ्री सेल्ड स्टेज में हुआ, किसी भी सेल के स्टेज में हुआ, तो अभी पोस्ट पॉलिनेशन जर्मिनेशन होना ही होगा, मतलब पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट होना ही होगा। अब ये जो पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट है ये क्या है, जरा इसको फोकस करते हैं। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट का मतलब होता है ऑन स्टिग्मा। जब कोई भी चीज स्टिग्मा के ऊपर आएगी, देयर विल बी कंपैटिबिलिटी पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। अगर कोई भी चीज स्टिग्मा के ऊपर आ गई या कोई भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आ गया, देयर इज अ कंपैटिबल पोलन ग्रेन। कंपैटिबल पोलन ग्रेन होना चाहिए। कंपैटिबल पोलन ग्रेन का मतलब क्या होता है, मैंने वीडियो में बताया था आपको जब हमने पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ा हुआ था। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में मैंने बताया था कि
एक राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन फॉल होना चाहिए। तो कंपैटिबल पोलन ग्रेन का मतलब होता है राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, नॉन कंपैटिबल का मतलब होता है रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। So if there is a right type of pollen grain or compatible pollen grain, it is going to absorb the water and the nutrient by the stigma and through the germ pore या germ furrow, germ pore या तो germ furrow के थ्रू अभी क्या होगा, पोलन के ट्यूब का जर्मिनेशन होगा। पोलन ट्यूब इज गोइंग टू बी कवर्ड बाय इंटाइन, वो इंटाइन से कवर्ड होता है। इंटाइन जो होता है वो पैक्टोसेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है? इट इज गोइंग टू बी मेड अप ऑफ पैक्टोसेलुलोज, वो पैक्टोसेलुलोज से बना होता है। and this was being reported by the Italian mathematician Amci. Amci आमची ने इसको रिपोर्ट किया था फर्स्ट टाइम, पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन को, इन अ प्लांट कॉल्ड पोर्टुलाका। पोर्टुलाका में ये किया हुआ था। तो आई थिंक दिस मच कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आप इसके लिए यस बोलिए। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो अब हम आगे जाते हैं, आगे फोकस करते हैं। आगे ये है स्टाइल जो होता है, या तो वो ट्यूबुलर हो सकता है या तो वो सॉलिड हो सकता है। अगर जो स्टाइल है, इफ द स्टाइल इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्यूबुलर, अगर वो ट्यूबुलर है या सॉलिड है। अगर वो ट्यूबुलर है तो पोलन जो ट्यूब होगा वो इसी ट्यूब के अंदर से पास होगा, इसी पोलन ट्यूब्स के थ्रू पास होगा। लेकिन अगर वो सॉलिड है तो पोलन ट्यूब विल सिक्रीट द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या सिक्रीट करेगा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रीट करेगा। और ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वो सिक्रीट कर रहा है, उसके अंदर एक एंजाइम आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं पैक्टिनेज। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आएगा, कंपैटिबल पोलन ग्रेन आएगा। कंपैटिबल, अगर कंपैटिबल पोलन ग्रेन आएगा तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द स्टिग्मा, और जर्म पोर या जर्म फोरो के थ्रू पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होगा। पोलन ट्यूब इज ऑलवेज गोइंग टू बी कवर्ड बाय इंटाइन। इंटाइन जो होता है वो पैक्टोसेलुलोज से बना होता है। ये आपको बात बताई गई है पहले से। ये फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड किसने किया था? इटालियन मैथमेटिशियन ने। बायोलॉजी का रिसर्च मैथमेटिशियन वालों ने किया हुआ है ना। इटालियन मैथमेटिशियन था, आमची उसका नाम था। और पोर्टुलाका, ये जो प्लांट है इसके अंदर पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन उन्होंने स्टडी किया था। स्टाइल एंड ट्यूबुलर, स्टाइल जो होता है वो या तो ट्यूबुलर हो सकता है और या तो वो सॉलिड हो सकता है। अगर वो स्टाइल ट्यूबुलर, स्टाइल मालूम है ना, ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम ओवरी बोलते हैं, और ये स्ट्रक्चर को हम ओव्यूल बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? अगर ये सॉलिड होगा, ट्यूबुलर होगा, ये सॉलिड होगा, तो जो पोलन ट्यूब होगा इट गोइंग टू सिक्रीट द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होगा पैक्टिनेज होगा। कौन होगा? पैक्टिनेज होगा। और वो पैक्टिनेज क्या होगा? पैक्टिन को डाइजेस्ट करेगा। इट क्रिएट अ पैसेज फॉर पोलन ट्यूब। जैसे जब भीड़ होती है तो हम भीड़ में एक और दो आदमियों के बीच से हम निकलते हैं ना, उसी तरीके से जो पोलन ट्यूब होगा वो स्टाइल अगर सॉलिड है तो जितने भी सेल्स है वो सेल्स के थ्रू वो जर्मिनेट करता जाएगा। इज दैट क्लियर? किसी भी सेल को वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा दो सेल के बीच में। मतलब इसका जो रास्ता होगा वो इंटरसेलुलर पाथवे होगा। कैसा होगा? इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज इंटरसेलुलर पाथवे फॉलो करेगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन हम लोग मूव ऑन करते हैं ट्यूब सेल के बारे में। यस सर, ये जो बातें हमने बताई थी, ये हमने बताई थी पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट के बारे में। मतलब पॉलिनेशन हो जाने के बाद कौन सा डेवलपमेंट होगा। अब ध्यान से फोकस करो। देयर इज गोइंग टू बी ट्यूब न्यूक्लियस। यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस है। ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो डिसेंड एट द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब। वो टिप ऑफ द पोलन ट्यूब पे डिसेंड होगा। इट इज गोइंग टू बी डिसेंड एट द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब। टिप ऑफ द पोलन ट्यूब पे वो डिसेंड होगा। जैसे ही वो टिप ऑफ द पोलन ट्यूब पे डिसेंड होगा, डिसेंड का मतलब क्या होता है? डिसेंड का मतलब होता है नीचे जाना। ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है, पोलन ट्यूब जब नीचे जाएगा तो ट्यूब न्यूक्लियस ना सबसे नीचे डिसेंड होगा। इसको हम ट्यूब न्यूक्लियस बोलेंगे ये स्ट्रक्चर। और इसके पीछे जो होंगे दो मेल गैमेट होंगे, दिस आर कॉल्ड एज अ मेल गैमेट।
ठीक है। तो जनरेटिव सेल अभी सेकेंड माइटोसिस करेगा, 2 मेल गैमेट बनाएगा और इसलिए ये डबल फर्टिलाइजेशन करेगा। ट्यूब न्यूक्लियस बाद में डीजनरेट हो जाएगा। पोलन ट्यूब का काम है, ट्यूब सेल का काम है पोलन ट्यूब बनाना। पोलन ट्यूब बन गया तो उसका काम हो गया, तो बाद में वो डीजनरेट हो जाएगा। पोलन न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस विल बी गेट डीजनरेटेड, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। टू फॉर्म द मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए नीट आपको पूछ रहा है कि मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए अब ये जो स्ट्रक्चर है, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। इसको, ये जो ई है इसको मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे हम इसको। अब नीट आपको सवाल पूछेगा कि मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस की जरूरत पड़ेगी, कितने माइटोसिस और कितने मियोसिस की जरूरत पड़ेगी। तो क्या जवाब दोगे? How many mitosis and how many meiosis are required to form the मैच्योर मेल गैमेटोफाइट? इसको हम मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं माइटोसिस नंबर 1 है यहाँ पे और ये माइटोसिस नंबर 2 है। सो कितने माइटोसिस हो गए? 2 माइटोसिस हो गए। कितने माइटोसिस हो गए? 2 माइटोसिस हो गए। मियोसिस कितनी चाहिए? मियोसिस कितनी चाहिए? 1 मियोसिस चाहिए। आपने ये डायग्राम में देखा हुआ है, ये डायग्राम में देखा हुआ है कि ये जो एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल नथिंग बट द एमएमसी, ये मियोसिस करता है 1 2 का 4, मतलब 1 से 4 सेल बनाएगा। और जब ये 4 सेल बनाएगा तो 4 मेगास्पोर बनाएगा, 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा। माइक्रोस्पोर, देयर इज गोइंग टू बी 4 माइक्रोस्पोर्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। 4 माइक्रोस्पोर यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। समझ में आया आपको? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर नीट ने आपको पूछा कि टू फॉर्म द मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कितनी मियोसिस और कितनी माइटोसिस की जरूरत पड़ेगी, तो यू नीड टू आंसर दैट, you need to answer 1 meiosis and 2 mitosis. 1 meiosis and 2 mitosis are always going to be required to form the polar from polar mother cell या MMC. MMC जो होता है वो 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। पोलर मदर सेल जो होता है वो भी डिप्लॉयड होता है। सो 2n से 4 सेल बनेंगे लेकिन n होगा, इसलिए हम मियोसिस को हमेशा क्या बोलते हैं? 1 2 का 4। 1 2 का 4 का मतलब क्या होता है? 1 2 का 4 का मतलब ये होता है कि एक सेल से, जो कि 2n है, उससे 4 सेल बनेंगे, लेकिन सभी सेल में जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो रिड्यूस टू हाफ होगा। कैसा होगा? इट विल बी रिड्यूस टू हाफ। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इट विल बी गेट रिड्यूस टू हाफ। 1 2 का 4, 1 2 का 4 का मतलब क्या होता है? एक सेल डिवाइड होके आपको 4 सेल देगा और 2n से n बनेगा। आई थिंक दिस मच कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आपको ये जो ब्लैक पॉइंट है उसमें कोई डाउट है? आप यस बोलिए या डाउट पूछिए। ओके, तो मैं यहाँ से आगे जाता हूँ। तो फाइनली एक मियोसिस और 2 माइटोसिस होने के बाद 2 सेल, 2 मेल गैमेट अब यहाँ पे बन चुके हैं।